नमस्कार प्यारे साथियों। आज जो हम देखेंगे वो 10वीं क्लास के वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले मुख्य अवधारणाएं और परिणाम। ये कल जो हम बताए थे थ्योरी, उसी के आधार पे है ये, लेकिन ऑब्जेक्टिव से जुड़ा हुआ है। अगर आप कर लेते हैं तो NCERT बुक से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और आने वाले एग्ज़ाम जो भी हो, 10वीं वाले का मैथ का एग्ज़ाम अगर होगा तो उसमें से आपको इसमें से क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाने वाला है। जैसे मान लीजिए पहला इसमें है मुख्य अवधारणाएं और परिणाम। तो इसमें पहला में है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यानी इसको क्या कहते हैं? तो दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहना पर ऐसे द्वितीय पूर्णांकों q और r के अस्तित्व है, जैसे a बराबर bq प्लस r, 0 से बड़ा r से बड़ा b संतुष्ट करते हैं। कल आपको जब बताए थे मौत में कि a बराबर bq प्लस r, तो वही बात यहाँ पे दिया गया है। यहाँ देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है दो धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए c और d, तो c बड़ा है d का HCF प्राप्त करने के लिए यूक्लिड का एल्गोरिथम प्रयोग करेंगे। यानी अगर हम निकालते हैं तो मौसम में हम अगर c और d दोनों है तो जो धनात्मक बड़ा होगा उसको पहले लिखते हैं हम, तो c पहले लिखेंगे और d बाद में लिखेंगे, d से भाग देंगे। वही बात यहाँ कहा गया है यहाँ पे। अगला है चरण 1 में ऐसी पूर्ण संख्या q और r प्राप्त करने के लिए c बराबर dq प्लस r, 0 से बड़ा r से बड़ा d हो तो c और d यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अनुप्रयोग कीजिए। देखिए आपको बेशक अभी समझ में नहीं आता है, लेकिन आगे जब पढ़िएगा तो आपको सारा बात यह सब मिल जाएगा। वहाँ आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि यहाँ हम क्या पढ़े हैं चरण 1 में, चरण 2 में, चरण 3 में। ठीक है, चरण 2 में है यदि r बराबर 0 है तो c और d का HCF d है। यदि r नॉट इक्वल टू 0 है तो d और r पर विभाजन प्रमेय का अनुप्रयोग कीजिए। ठीक है, चरण 3 में है इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक कि शेषफल शून्य प्राप्त न हो। इस स्तर पर भाजक ही वांछित HCF होगा। यानी यूक्लिड विभाजन में कह रहा है कि तब तक आप इसको भाग देते रहिए जब तक आपको शेषफल 0 नहीं आएगा। ये सब यूक्लिड विभाजन का बातें हैं। और आपको भाजक जो होगा जिससे आप भाग दे रहे हैं वही आपका HCF होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप लिखते हैं ना, जैसे 4 बराबर 2 गुने 2 और बराबर 0 प्लस 0, तो यानी ये HCF क्या होता है? 2 होता है ना, HCF ई वाला होता है ना, तो ये भाजक हुआ, इससे हम भाग दिए। और ये क्या हो गया? ये हो गया भाज्य, यानी ये हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक, ये हुआ गुणन भाजक गुने भागफल, और ये हो गया शेषफल। चलिए अगला क्वेश्चन है। इसमें अगली बातें हम देखेंगे। तो इसमें अगली बातें हैं, चलिए ये सबको पहले हम घेरा लगा लेते हैं, ये सबको देख लेते हैं। इसमें कहा गया है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय प्रत्येक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यह व्यंजक गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने के क्रमों में ध्यान न देते हुए अद्वितीय होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए इसको पहले उड़ा देते हैं जो लिखा हुआ जो है। अब जो इसमें कह रहा है, मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है, p एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, यदि p, a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p, a को भी विभाजित करता है, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। जैसे देख लीजिए इसमें √2, √3, √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको याद रखना। जैसे मान लीजिए 2, अगर मान लीजिए अगर हम इसका लघुत्तम निकालते हैं तो 2 गुने 1 जोड़ा नहीं ना लगा। अगर जोड़ा लग जाएगा तो परिमेय हो जाएगा, जोड़ा नहीं लगा तो अपरिमेय होगा। जोड़ा का मतलब होता है 2 को। उसी प्रकार 3 है, उसी प्रकार 5 है। अगला है एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर हमेशा एक अपरिमेय होता है। यानी परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को अगर जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमेशा समझिए कि अपरिमेय ही होता है।
अगला है एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल एक अपरिमेय संख्या होता है। शून्योत्तर यानी शून्य के बाद, तो शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे। अगला देखिए, अब ये जो है ये ऑब्जेक्टिव है आगे भी ऑब्जेक्टिव मिलेगा, लेकिन पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन में है दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए HCF a, b गुने LCM a, b बराबर a गुने b होता है। यानी दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए अगर HCF गुने LCM तो ये क्या हो जाता है, a, b होता है। अगला है मान लीजिए कि x बराबर p बट्टा q और जहाँ p और q सह अभाज्य हैं, एक अपरिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब q एक अभाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का होता है, जहाँ m, n एक ऋणोत्तर पूर्णांक होता है। अगला है मान लीजिए कि p बट्टा q एक परिमेय संख्या इस प्रकार है कि q भाई गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं हो, तो यह एक अशांत आवर्ती दशमलव है। यानी इसमें यह कहा गया कि अगर p बट्टा q के रूप में अगर 2 के पावर n और 5 के पावर m, यानी अगर कहा कि अगर सिर्फ 2 और 5, जैसे मान लीजिए 1 बट्टा में 10 है, अगर इसको हम 10 का अगर लघुत्तम निकालेंगे तो 2 और 5 आएगा, यानी 2 और 5 आएगा तो शांत होगा, बाद बाकी अगर आएगा तो अशांत आवर्ती यानी अशांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम पहले काला लक उड़ा देते हैं, उसके बाद हम देखते हैं आगे। चलिए आगे क्वेश्चन है, इसमें ऑब्जेक्टिव है अब। ठीक है, ये 4 बहुविकल्पीय प्रश्न है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में है, आप देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है परिमेय संख्या 33 बट्टा में 2 के पावर 2 गुने 5 का दशमलव प्रसार कब समाप्त हो, यानी 2 ऊपर से मतलब नहीं, नीचे देखना है। 2 के पावर 2 गुने 5 यानी 2 और 5 है तो क्या हो जाएगा, ये एक 2 दशमलव स्थान, यानी कब समाप्त होगा, दशमलव प्रसार पूछ रहा है कब समाप्त हो जाएगा। अच्छा, तो इसमें देखिए आप सबसे पहले 2 के पावर 2 है और गुने यहाँ 5 के पावर जरूर कुछ ना कुछ 3 या 4 हुआ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखना है जिसका पावर छोटका होगा उतना स्थान के बाद दशमलव प्रसार समाप्त हो जाएगा, यानी 2 के पावर 2 है तो 2 दशमलव स्थान के बाद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अगला है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका कहती है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्णांक q और r अस्तित्व है कि a बराबर bq प्लस r, जहाँ r निम्नलिखित आवश्यक को संतुष्ट करता है। तो r संतुष्ट करता c में, यानी 0 से बड़ा r, r से बड़ा b। ठीक है, चलो इसको याद रखना है। अगला है 1.1 का ये क्वेश्चन है, यानी 1.1 जो आपका चैप्टर है उसका क्वेश्चन है। इसको वैसे आपको बना के लाना है, देख लीजिए हम क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, वैसे हम कुछ बना देते हैं। आपको जो आपको लगेगा कि चलिए आपके लिए हैं तो आपके लिए छोड़ देंगे और आप बना के लाइएगा उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में है किसी धनात्मक पूर्णांक किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित में से किस रूप का होता है। तो सम पूर्णांक पूछे तो 2m, सम पूर्णांक 2m के रूप का होता है। अच्छा, इस सब काला को मिटा देते हैं। चलिए मिट गया। उसके बाद है किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है। विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक हो जाएगा, यानी q नहीं होगा 2q नहीं होगा, 2q प्लस 1 हो जाएगा या q प्लस 1। लेकिन विषम पूर्णांक, तो विषम मतलब 2q, 2 लगा होना चाहिए, ये 2q प्लस 1 हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन हम अगली पेज पर देखेंगे। इसको पेज नंबर 3 में है सम संख्या n स्क्वायर माइनस 1, 8 से विभाज्य है, तो m यदि n है 1, यानी 8 से विभाज्य, तो 8 क्या है, यानी 8 पूछ रहा था। 8 एक पूर्णांक है। ठीक है, वैसे 8 एक सम संख्या भी, लेकिन आपको पूर्णांक में गिनती करना है। अगला यदि 65 और 117 का HCF
को 65 m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो m का मान क्या हो जाएगा। यानी यहाँ पे अगर आप m का मान रखिएगा तो देखिए सबसे पहले रखिएगा, अगर 65 का मान अगर मान रखिए तो 65 के m के जगह पर रखिएगा, अगर तो 2 रखिएगा तो हो जाएगा 65 दूना 130 माइनस 117, तो 117 यानी 13 हो जाएगा। तो m का मान क्या हो जाएगा 13, यानी 2 अगर रखिएगा तो इसका m का मान आ जाएगा 13। ठीक है, HCF आ जाएगा। अगला है वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 8 बचे। तो 70 और 25 का HCF निकाल दीजिए आप। तो 70 और 25 का मान लीजिए HCF, तो अगर इसमें हम देखेंगे तो वह क्या कहता है शेषफल 5 और 8। तो आप देख लीजिए 13 से अगर भाग दीजिएगा तो 70 में से वैसे 5 घटा देंगे तो 65, और 125 में से 8 घटाएंगे तो 117, यानी दोनों का HCF कितना हो जाएगा 13। यहाँ पर देखिए 70 में से पहले 5 घटा दीजिए क्योंकि 5 कह रहा पहला, तो ये 65 हो गया, और एक है 125, यानी 125 में से 8 घटा दीजिए तो ये बच जाएगा 117, और दोनों का HCF निकालिएगा तो दोनों का HCF निकलेगा 13। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें, यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b को a बराबर एक्स क्यू और वाई स्क्वायर और b बराबर एक्स वाई स्क्वायर के रूप में व्यक्त किया जाता है जहां x और y अभाज्य संख्या है, तो HCF होगा। तो HCF देखिए, HCF भी थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं तब देखते हैं, बड़ा कर लेंगे मान लीजिए। तो इस क्वेश्चन में क्या करा एक्स क्यू और वाई स्क्वायर और एक्स वाई को देखिए, सबसे पहले दोनों में देखिए वाई स्क्वायर इसमें भी है और वाई क्यू है इसमें, तो छोटा इसमें है क्योंकि अगर HCF उसे छोटा लेना है तो वाई स्क्वायर, देखिए वाई स्क्वायर इस ऑप्शन में है, और देखिए इसमें एक्स क्यू है, इसमें एक्स से है, तो यानी छोटा किस में इसमें एक्स है, तो यानी एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि छोटा लेना हमें। चलिए तो क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन है अगला इसी प्रकार से क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है। इसको आप 7 नंबर क्वेश्चन को आप LCM बनाते हैं, LCM में क्या लेना अधिक लेना। यदि ऐसे देख लीजिए, यदि दो धनात्मक पूर्णांक p और q p बराबर AB स्क्वायर और q बराबर AQB के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहाँ a और b अभाज्य संख्या, LCM क्या हो जाएगा तो देख लीजिए LCM में क्या हो जाएगा AB स्क्वायर है, यानी देखिए इसमें AB स्क्वायर है, इसमें AQB है, तो दोनों में a मिल रहा है, अधिक a किस में है AQ है, क्योंकि LCM पूरा तो अधिक लेना है, तो AQ इसमें है, यानी AQ ऑप्शन इसमें है, और B स्क्वायर और B है तो B स्क्वायर अधिक हुआ, यानी AQ और B स्क्वायर, तो C ऑप्शन में है, यानी AQ और B स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे इसको हम, अगला क्वेश्चन इसको हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल क्या हो जाएगा। ये पढ़े थे आप, शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या ऊपर पढ़े हुए थे। इसका सदैव क्या हो जाएगा सदैव अपरिमेय हो जाएगा। और अगला है 1 से 10 तक की संख्याओं को दोनों सम्मिलित किया जाए सभी संख्याओं का विभाज्य न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगा। तो दोनों किससे न्यूनतम भाजित हो जाएगा, 1 से 10 तक के सभी संख्याओं को सम्मिलित किया जाए तो दोनों किससे न्यूनतम विभाजित हो जाएगा। तो यानी ये सब जो क्या हो जाएगा दोनों अगर विभाजित की अगर बात कर जाए तो 1 से 10 तक के सभी संख्याओं को, जैसे मान लीजिए 1 से 10 तक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस सभी संख्या से कौन कटेगा, तो सभी संख्या से 2520 ही मात्र कट सकता है, 2520 सभी संख्या से कट जाएगा। ये क्वेश्चन आपको कोई बुक से जल्दी नहीं दिया रहेगा, इसलिए ज़रूरी है पढ़ना। अगला परिमेय संख्या 14,587 बटा में 1250 का दशमलव प्रसार किन दो स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगी। यहाँ देखिए आप सिंपल सा लॉजिक है, इसको हम बता दे रहे हैं। सिंपल सा लॉजिक इसमें क्या है देख लीजिए आप, पहले ठीक से देखिए। सिंपल सा लॉजिक इसमें है 1250 है, नीचे वाला को देखना है। तो जीरो का मतलब होता है एगो, जीरो का मतलब होता है एगो 2 और एगो 5। 125 है, 125 में अगर हम भाग देंगे तब 3 गो 5 आएगा, आप भी जानते हैं 3 गो 5 आएगा, और एगो 5 यहाँ था, 4 गो 5 हो गया।
तब कह रहा है कि कितने स्थान के बाद दशमलव आएगा। तो याद रखिएगा, जिसका पावर न्यूनतम हो उसके स्थान के बाद, यानी 2 के पावर 1 गो है, इसका पावर 4 गो, तो यानी 1 गो पावर वाला होगा, तो यानी 1 ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगर आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अब जो हम मिलेंगे आपको, अच्छा सी तर्क में वैसे कि प्रतिदर्श प्रश्न, जब एक धनात्मक पूर्णांक 1 को 3 से भाग दिया तो शेषफल r को मान केवल 0 और 1 हो सकते हैं, उत्तर में औचित्य दीजिए। यानी आपको क्वेश्चन आपको 1.2 में अगला दिन शुरू होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज थोड़ा कम समझ में आया, कल इससे बेस्ट हम चाहेंगे कि और बेस्ट करें, धीरे धीरे और अच्छे बनाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। आप बेशक चैनल पे बंद रहें। अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अपने मित्र सबके पास भी ज़रूर भेजिए।